गुड इवनिंग क्लास। तो ये हमारा एडू गुरुकुल एक इनिशिएटिव, एक ड्रीम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ताकि जो स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक प्रिपरेशन बहुत इजी हो सके। तो हमारा जो जो चैनल है, तो एक एफर्ट होता है डेली 4 से 5 वीडियोस अपलोड की जाए। तो आज जो हमने देखा था कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो क्या था, तो फिर हमने देखा भी जब इम्पैक्ट था कोरोना वायरस का इंडियन इकोनॉमी पे, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, जिसका हमने पार्ट 1 में देखा भी क्या था वो आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी पार्ट 2 हम देखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं उसी पार्ट को। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल, आईआरएस ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। This is my brief intro. I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala, 2014. In 2016, I have given my first attempt and I got IRTS, Indian Railway Traffic Service. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now, to improve my service from IRS to IAS, I again appeared for interview on 2nd of March 2020, and now I'm waiting for my interview results. तो जो हमने उस पैकेज में देखा था भी पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, जो आत्मनिर्भर भारत था, और उसमें क्या था, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, फिर आरबीआई के कुछ मेजर्स थे। तो अब हम आज आरबीआई के मेजर्स देखेंगे। तो आरबीआई जो 8 लाख करोड़ के थे, 8 लाख करोड़ के, तो मेजर्स क्या है वो हम देखते हैं। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज कम आउट विद इट्स ओन मेजर to help deal with the economic fallout of COVID-19 pandemic. So this was first time जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है met outside its bi-monthly मीटिंग कैलेंडर। तो हर 2 महीने बाद मिलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस वो 2 महीने से पहले मिली। तो ये सभी डिटेल्स हम स्टडी करते हैं क्या किया, तो हम देखते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया। रेपो रेट क्या होती है, जैसे ये आरबीआई है और ये बैंक्स हैं, और बैंक से क्या है जो सिटीजन। आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, बैंक सिटीजन को पैसा देती है। तो आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देती है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और बैंक्स जो सिटीजन को करते हैं वो जो भी लोन रेट होती है। तो जहां पे रेपो रेट कम कर दिया 5.515% टू 4.40%, और आरबीआई कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो फिर से बैठी थी अभी 23 मई को। तो 23 मई को क्या किया उन्होंने, इस 4.40% को 4.0% कर दिया। तो अब देखिए लोन कितने सस्ते हो गए, वो सिटीजन्स को लोन सस्ते मिले। तो लोन सस्ते मिलेंगे तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, और क्या होगा, वो ग्रोथ रेट को रिवाइव करेगा। तो द रेपो रेट हैज बीन कट बाय 75 basis, 5.15% to 4.40%. Repo rate is a rate which a country's central bank lends money to commercial banks. Ideally, a low repo rate could translate into low cost loans for general masses. तो ये रेट कट बैंक्स को इनकरेज करेगी भी और आप लैंड करो। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो बैंक्स आरबीआई को पैसा देती हैं। अब बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा आ जाए डिपॉजिट्स में, तो वो आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट पे दे सकती हैं, जिनको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जब ये कोरोना वायरस हुआ था, तो बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने लोन लोगों को देना छोड़ दिया, और क्योंकि लोगों को डर था, बैंक्स को डर था कि उनके लोन्स एनपीए ना हो जाएं, तो उन्होंने वो इधर शुरू कर दिया शिफ्ट करना आरबीआई के पास भी, आरबीआई के पास हमारा पैसा सेफ है। तो
उसको रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने कट कर दिया, बैंक्स को डिस्करेज किया जाए भी वो आरबीआई में पैसा ना रखें। तो अभी करंटली वो 4% है, लेकिन मैंने बताया उसके बाद फिर से बैठी कमेटी तो इसको 3.35% कर दिया। तो रेपो रेट इज ए रेट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री। तो हायर रिडक्शन इन रेपो रेट वही था भी प्रॉम्प्टिंग बैंक्स टू लेंड मोर, भी आप यार मेरे को क्यों 3.5% पे दे रहे हो, आप दो बाहर लैंडर्स को, वहां पे जो लोग सिटीजन मांग रहे वहां पे आप 8% पे या 10% पे पैसा दे सकते हो, ताकि वो जो बैंक्स हैं जो एक्सेस पैसा है वो आरबीआई के पास ना दे जबकि औरों को लोन में दे। Macroeconomic indicators, the MPC, the monetary policy, refrained from giving growth and injection inflation projections given the uncertainty in inflation. MPC ने कुछ नहीं कहा मॉनेटरी पॉलिसी में, ओके, अनसर्टेनिटी बहुत है, ये बारिश कब खत्म होगा। Growth outlook will depend on intensity, speed and duration of the pandemic. This clearly highlights downside risks to growth from a prolonged lockdown. अभी लॉकडाउन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 30 जून तक कंटेनमेंट एरियाज में लॉकडाउन है, तो आगे अगर केस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप कल देखोगे 29 मई तो केसेस कितने बढ़े 8200, तो अभी कुछ, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू डेफर पेमेंट्स ऑफ ईएमआई ऑन होम कार पर्सनल लोन एज वेल क्रेडिट कार्ड ड्यू फॉर मई 31। अब ये करके अगस्त 31 तक कर दी है, 1 अगस्त तक कर दिए जी। तो इससे क्या होगा भी, अगर क्योंकि नहीं तो क्या हो जाता है एनपीए हो जाता है, अगर वो 90 दिनों तक पैसा ना भरे, तो वो एनपीए ना हो तो एक मोरेटोरियम पीरियड दे दिया इनको। तो मोरेटोरियम इज नॉट ए लोन वेवर, डज नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट पे ऑन, but it provides stressed outcome to extra time to repay without their accounts being labeled as NPA or their credit score being affected, a major worry for small and medium business. तो impact क्या होगा banks पे? For banks and lending institutions, that will affect their cash flow as may not be getting repayments over for 3 months, but RBI has reduced CRR requirements providing them. तो बैंक्स के पास, क्योंकि बैंक्स को भी अगर लोन नहीं वापस कर रहे तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी कैश फ्लो की, पर एक जो रिजर्व रखना होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, तो उसमें उन्होंने वो कम कर दिया जिसके कारण बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ऑफ 3.7 लाख करोड़, 3.4% ऑफ जीडीपी। थ्रू मेजर्स दैट पर्टेन टू टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस ऑफ अप टू ₹1 ट्रिलियन 100 बीपीएस जो कैश रिजर्व रेशो में कम कर दिया। मतलब अभी जो 1 ट्रिलियन तक का पैसा वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है वहां से वो बोरो कर सकती है। तो क्या होगा, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जिनके पास वो सिक्योरिटीज हैं वो बेच के वो पैसा ले सकती है, फाइनेंस ले सकती है। तो सीआरआर क्या है? अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स नीड टू साइड विद द आरबीआई एज ए बफर एंड डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन इट। तो सीआरआर 3% से कट करके 4% से कट करके 3% कर दिया। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो में क्या है, जो बैंक्स एक्स्ट्रा फंड बोरो कर सकती हैं एसएलआर में, तो जो एसएलआर उनकी एक्सटेंडिंग लिक्विडिटी रेशियो होती है जिसमें गवर्नमेंट आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज रखनी होती है, तो उसमें कुछ सिक्योरिटीज वो आरबीआई से लेंड करके वो पैसा ले सकते हैं जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। अर्लियर वो 2% यूज कर सकते थे, अब वो 3% कर, ताकि उनको बैंक्स को और लिक्विडिटी और पैसा मिल सके। तो अभी ये क्या है जो मैंने बताया था 5 ट्रेंचेस, तो जो फर्स्ट ट्रेंच क्या है, द डिटेल्स अबाउट पैकेज वुड अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन 5 ट्रेंचेस। तो ये आरबीआई का देख लिया, अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रेंच क्या है। These tranches were announced by Finance Minister by a press conference from May 13 December 22 May September May 17 13 May 2. The package include 8 lakh crore in liquidity measure announced by RBI.
तो आरबीआई के 8 लाख करोड़ के जो मेजर्स थे वो देख लिए। द गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड 100% गारंटी टू 3 लाख करोड़ इन स्मॉल बिजनेस लोन। तो क्या है फर्स्ट ट्रेंच जो उसका है, हम फर्स्ट पार्ट क्या है आत्मनिर्भर भारत का, तो अगर 5 दिन में 5 पार्ट्स में अनाउंस किया था, तो आज वो देखते हैं। इमरजेंसी WC फैसिलिटी विदाउट कोलेटरल लोन जो फैसिलिटी है फॉर बिजनेस, माइक्रो स्मॉल मैक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो MSME है 3 लाख करोड़ के वो मेजर्स। सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड MSME 20,000 करोड़ के। फंड फॉर MSME 50,000 करोड़। EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स 2,800 करोड़। रिडक्शन इन EPF रेट्स 67,000 50 करोड़। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC HFC MFI 30,000 करोड़ के। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर 2.0 लाइबिलिटीज ऑफ NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 45,000 करोड़। लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी 90,000 करोड़। एंड रिडक्शन इन TDS रेट 50,000 करोड़। तो 5 लाख करोड़ 94,550 करोड़ का जो पैकेज है। तो जो की पॉइंट्स क्या हैं हम डिस्कस करते हैं। तो जो सैलरीड वर्कर्स एंड टैक्स पेयर्स हैं, तो उनकी जो डेडलाइन है इनकम टैक्स की वो रिटर्न इंक्रीज कर दी, फाइनेंशियली एक्सटेंड कर दी विद द ड्यू डेट नाउ पुश टू March 30, 2020। तो TDS और TCS भी कट कर दिया 25% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। और जो प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस कर दी 12% टू 10% फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो जो TDS या TCS में पैसा कटता था वो 25% से कट कर दिया। जो एक पेमेंट थी टैक्स की पेमेंट, टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी थी, वो डेट इंक्रीज कर दी। NBFCs, housing companies and microfinance institutions. So many of these institutions serve the MSME sector financially and will be supported through a 30,000 crore investment through fully guaranteed by center. तो ये NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो जो MSME सेक्टर था जो भी पैसा चाहिए होता था उनको सपोर्ट करते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपया कहा भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको देंगे, जिसकी फुल गारंटी सेंटर की होगी। Further and expand partial credit guarantee scheme worth 40,000 crore has also been offered, of which first 20% of loss will be borne by government. तो partial credit guarantee scheme थी 45,000 करोड़ की, जिसमें जो 20% लॉस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी। फॉर इंस्टांस, if the government provides 100% credit guarantee up to an amount of rest 1 crore to firm, it means a bank can lend 1 crore to that firm. In firm fail to pay back, the government will repay all of that 1 crore. If guarantee was first 20%, तो सिर्फ गवर्नमेंट कितना देगी 20 लाख। मतलब अगर तो 100% गारंटी ली है तो 1 करोड़ कोई ले रहा है बैंक से लैंड कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी अगर उसने नहीं दिया तो मैं पे बैक करता हूँ। लेकिन अभी उन्होंने कितना लिया 20% गारंटी, तो अगर 1 करोड़ का लोन लिया तो 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करेगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि वो लिक्विडिटी का जो कैश फ्लो था वो एक क्राइसिस बुक कर रही थी, फिर तो उनको 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी दिया जाएगा। रियल एस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके लिए क्या अनाउंस किया फर्स्ट पार्ट में, द कॉन्ट्रैक्टर दो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विल गेट ए 6 month एक्सटेंशन फॉर द completion of worker from the all central agencies and also get partial bank guarantee to ease their cash flow। जो भी सेंट्रल एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे 6 month की एक्सटेंशन दे दी, कोई बात नहीं 6 महीने और ले लो, काम पूरा करो। और बैंक्स की जो गारंटीज हैं कैश फ्लो के लिए वो भी ले ली। द रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विल गेट ए 6 month एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रेरा के अंडर क्या है, ये रेरा एक्ट क्या है, हम जो लेजिस्लेशन सीरीज चल रही है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें वो देख लेंगे हम। तो कोविड-19 को फोर्स मेजर इवेंट कहा गया, तो जिसके कारण उनको एक्सटेंशन दे दी कि आप जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो जो रजिस्टर कराने हैं तो 6 months की एक्सटेंशन ले लो। वो फोर्स मेजर
इवेंट कौन सा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल सच एज इवेंट डिस्क्राइब्ड एक्ट ऑफ गॉड। अब ग्लोबल टेंडर थे वो डिसअलाउ कर दिए। इंडियन एमएसएमई एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनी से वो कंपटीशन फेस करते थे जो अनफेयर था। तो अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़ है तो वहां पे फॉरेन कंपनीज नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। तो क्यों? तो ताकि एमएसएमई पार्टिसिपेट करें इंडिया की और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। लिक्विडिटी मेजर्स फॉर मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो अभी डेफिनेशन क्या थी? जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थी, माइक्रो उसको कब बोलते थे? जब उनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होती थी, और जब वो सर्विस सेक्टर में थी तो 10 लाख तक। स्मॉल कब? अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, जहाँ इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ तक। मीडियम कब बोलते थे? अगर मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और सर्विस में 5 करोड़ की। तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन थी। अब उन्होंने कहा हम ये क्लासिफिकेशन नहीं फॉलो करेंगे। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर हम देखेंगे। मैं तो इसमें देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम, तो आप क्या गिने जाते हो? माइक्रो। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम, देन स्मॉल। अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से, तो देन मीडियम। तो ये डेफिनेशन चेंज कर दी। तो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई हैज एक्सपेंडेड टू अलाउ फॉर हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया। तो आगे क्या था? वो इन्वेस्टमेंट कितनी है मशीनरी इक्विपमेंट्स में। तो टर्नओवर क्या है? मोर एफिशिएंट वे टू आइडेंटिफाई एमएसएमई एट अलाउ अ लॉट ऑफ फर्म स्पेशली इन सर्विस सेक्टर like mid-sized hospital, hotels, and diagnostic center to eligible for a benefit as an MSME. Now there is no difference between manufacturing MSME and service MSME. तो इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया बट क्रेडिट गारंटी दे दी एमएसएमई की भी। अगर आज कोई लोन ले रहे हैं एमएसएमई तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है। एमरजेंसी क्रेडिट लोन, द कोलेटरल फ्री लोन ऑफ worth as 3 lakh crore will be available for MSMEs. It will ensure access to working capital to resume business activity and safeguard jobs for 45 lakh MSMEs. The above measure is available for MSME have a already outstanding loan of 25 crore और those turnover with 400 crore. तो 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन्स जो इनको दिए जाएंगे, और ये एमएसएमई जिनके पास ऑलरेडी जिन्होंने लोन ले रखा है 25 करोड़ का और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उनको भी ये अवेलेबल है। द लोन विल हैव ए 4 ईयर्स टेन्योर, कितना 4 ईयर्स, एंड मोरेटोरियम ऑफ 12 मंथ्स। भी अगर आज उन्होंने लोन लिया तो नेक्स्ट 4 साल में उनको पे बैक करना है और 12 महीने के बाद वो पे बैक करना स्टार्ट करेंगे। सबऑर्डिनेट डेब्ट स्कीम, द लोन ऑफ अमाउंट 20,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू एमएसएमई दैट आर ऑलरेडी कैटेगराइज्ड एज स्ट्रेस्ड और स्ट्रगलिंग टू पे बैक। कुछ एमएसएमई हैं जो पैसा नहीं पे कर पा रहे, स्ट्रेस्ड हैं, उनको 20,000 करोड़ रुपए दिया गया और उसमें क्या है? पार्शियल गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। इक्विटी इन्फ्यूजन, द फंड ऑफ फंड कॉर्पस 1000 करोड़ विल बी सेट अप व्हिच विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। तो 10,000 करोड़ का फंड है, गवर्नमेंट उनके ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी के हिसाब से कुछ शेयर खरीद लेगी इन 10,000 करोड़ रुपए से। क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई क्या है? A credit guarantee MSME by government assured that banks that its loan will be repaid by government if ये MSME फेल हो जाती है, जो लोन नहीं पास कर उसको पे बैक करती। तो रीजन क्या है इंट्रोडक्शन के क्रेडिट गारंटी स्कीम के? तो देयर वाज ऑप्शन टू पंप लिक्विडिटी बाय बैंक्स बट बैंक्स एक्सपेक्ट न्यू लोन्स ड्यू टू राइजिंग एनपीएस। तो गवर्नमेंट ने ड्यूअल प्रॉब्लम फेस की, जहाँ पे बैंक के पास पैसा है बट वो लेंड नहीं कर रहे और गवर्नमेंट के पास खुद पैसा नहीं है डायरेक्टली उसमें पंप कर दे। तो गवर्नमेंट ने कहा भी, आप बैंक्स को कहा आप लोन दो, अगर कोई लोन पे बैक नहीं करता तो हम आपकी गारंटी लेते हैं। तो लेकिन इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं भी, कई बार बोरोवर से फिर वो पैसा नहीं पे बैक करते क्योंकि और मनी लेंडर भी फिर इतना नहीं, जो बैंक्स हैं वो भी नहीं इतना करते, तो एंड में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। एक मॉरल हैजार्ड है क्योंकि टैक्स पेयर्स की मनी वो जा रही है। इम्प्लीकेशन क्या है? अब द मेजर अनाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रेंच ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस फोकस मेजरली ऑन सप्लाई साइड मेजर्स aimed at activating business in MSME, real estate and non-banking financial sector.
अभी सप्लाई साइड क्या है, भी एक बार बिजनेस शुरू करो ताकि चीजों की सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं, वो चीजें कैसे खरीदें। तो स्टिमुलस मेजर डिमांड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इट्स अकाउंट और डिस्पोजेबल इनकम थ्रू कैश ट्रांसफर और टैक्स कंसेशन। लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, चीजें कैसे खरीदे, डिमांड कैसे हो। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए थ्रू यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और टैक्स कंसेशन। तो इंडियन इकोनॉमी इस टाइम दोनों साइड मेजर्स चाहिए रिवाइवल के लिए। तो ये फर्स्ट ट्रेंच था, फर्स्ट पार्ट था आत्मनिर्भर भारत का। तो हमने देखा क्या कुछ देखा, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें हमने देखा, पहले तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये था, एक आरबीआई के मेजर थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी। तो हमने लास्ट सेशन में जो इनका पार्ट 1 था उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देखी। आज हमने आरबीआई मेजर्स देखे और पार्ट 1 देखा। जो इसके आगे वाले सेशन है उसमें पार्ट 2 में क्या अनाउंसमेंट है, 3 में क्या अनाउंसमेंट है, 4 में क्या है, 5 में क्या। तो ये आत्मनिर्भर भारत हम 4 to 5 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू क्लास, और कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। थैंक यू।